हेलो एवरीवन। सो आप लोगों को लग रहा होगा मैं यहां पे स्कर्ट पहने हुए एक लड़का होकर जोश टॉक्स में क्या कर रहा हूं। मैं ऐसे यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में होंगे, आई एम श्योर, एंड उन सब के आंसर्स मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं दैट आई एम इंडियाज फर्स्ट मेल बेली डांसर। एक स्टीरियोटाइप है, राइट, कि बेल डांसिंग है तो शायद लड़की होगी, लड़का तो हो ही नहीं सकता। बट आई एम इंडियाज फर्स्ट मेल बेली डांसर एंड आई एम राइट हियर। आई एम अ प्रोफेशनल मेल बेली डांसर एंड ये मुझे बार बार बोलना पड़ता है, मेल बेली डांसर, मेल बेली डांसर। वाई? बिकॉज हम गर्ल्स को इमेजिन करते हैं बेल डांस करते हुए, बट हम बॉयज को नहीं कर पाते, मेल्स को हम करते ही नहीं है। बहुत कम एज में मैं ऐसे ऐसे एडजेक्टिव सुनता आ रहा हूं जो शायद एक बच्चे को सुनने भी नहीं चाहिए, जैसे कि छक्का, हिजड़ा, गुड़, मामू, क्या बोलते हैं, मीठा। आई एम श्योर आप सब लोगों ने, शायद बहुत से लोगों ने ये वर्ड्स यूज भी किए होंगे, सुने होंगे, शायद मजाक भी उड़ाया होगा इन बातों का। बट ये सब वर्ड्स मैं उस एज से सुनता आ रहा हूं जब इन सब के मुझे मीनिंग भी नहीं पता थे। इनफैक्ट देयर वाज अ वर्ड कॉल्ड प्रोस्टिट्यूट। इन लिटरल मीनिंग ऑफ इट इज रंडी। मुझे ये वर्ड सुनने को मिला मुझे मेरी ग्रैंड मदर से व्हेन आई वाज ओनली 7 years ओल्ड। मुझे डांस करने का शौक बचपन से ही था। मैं बचपन से ही बहुत छोटा था, मुझे नहीं याद कि मैं कब डांस नहीं करता था। मैं शुरू से ही डांस करता था। मुझे डांस करने का इतना शौक था कि मैं घर में पिटता था। मुझे नचनिया, पटपैर, हिजड़ा, ये सब सिर्फ डांस के लिए बोला जाता था क्योंकि मैं डांस करता था। लोग कहते थे क्यों डांस करता है, लड़कियां करती हैं, डांस मत किया कर। अरे हम लोग पठान हैं, हम लोग ऐसी कौम से बिलोंग करते हैं जहां पे हम लोग डांस नहीं कर सकते, हम लोग एंटरटेन होते हैं, करते नहीं हैं। सो मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। बहुत पिटा हूं बचपन में। अगर मैं अभी तो मतलब मैंने एक टाइम आ गया था, मैंने काउंट करना ही छोड़ दिया था। देयर इज दिस स्टोरी आई रिमेंबर, आई टेल यू। सो हम लोग शादी में गए हुए थे एंड रिसेप्शन चल रहा था एंड सडनली डीजे पे ढेर सारे गाने लगे एंड मेरे फेवरेट गाने आ गए और मैं डांस करने चला गया वहां पे। एंड देन मेरे पापा को पता चला कि मेरा बेटा डांस कर रहा है। उसी वक्त पापा ने पूरी फैमिली को वहां से निकाला और हम लोग गए। एंड देन पूरे गाड़ी में वापस सुनाते हुए गए कि इसने हमारी नाक कटा के रख दी है, घर का बड़ा बेटा ऐसे नाचता है, नचनिया भांड, हमने क्या पैदा किया है। एंड दैट डे दैट आई फिगर आउट दैट मैं इन लोगों की नाक कटा रहा हूं यार। मतलब मैं ऐसा नहीं हूं जैसा ये मुझे बनाना चाहते हैं या जैसा ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर बार देयर वाज दिस कंपैरिजन बिटवीन मी एंड माय यंगर ब्रदर कि तुम अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम बाकी लड़कों जैसे क्यों नहीं हो। और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं बाकी लड़कों जैसा क्यों नहीं हूं, क्योंकि मुझे अपने आप में कुछ गलत अलग नजर नहीं आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। सो जो मेरा पूरा बचपन है इसी सारे कंफ्यूजन में गुजरा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। यू वोंट बिलीव, इतनी छोटी सी बात के लिए उन्होंने मुझे इतना सुनाया और घर जाके मुझे बोला कि आज से इसका फैमिली फंक्शंस में जाना बंद, इसने हमारी नाक कटा दी है। ही ब्रिंग्स शेम टू अस। और मुझे हमेशा एक यही बात समझ में नहीं आती थी कि मैं कुछ भी करूं तो मैं बदनामी क्यों लेके आता हूं। मेरा भाई भाई है, मैं मुझे नहीं कंसिडर करते। मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती थी। एक बार क्या हुआ, मेरे स्कूल में एक क्लासिकल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया और मैंने वहां पे डांस करना स्टार्ट कर दिया। रिहर्सल्स चल रही थी और मेरे घर वालों को पता चल गया कि हमारा बेटा डांस के एनुअल फंक्शन में है। जिस दिन उनको पता चला, पापा ने मुझे इतना मारा दैट आई गॉट हेयरलाइन फ्रैक्चर। और मेरे 8th क्लास के एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स आने वाले थे और इतना मारने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उस टाइम मुझे मम्मी ने भी बहुत सुनाया। तो मुझे ये लगा कि यार ये लोग मुझे प्यार नहीं करते, ये लोग मुझे समझते नहीं हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मुझे सुनने को मिल रहा है कि तुम खराब हो, तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, तुम गलत हो, तुम अपने भाई जैसे नहीं हो, तुम सही नहीं हो। घर तो घर, बाहर वालों ने ही बोलना शुरू कर दिया। अब बाहर वाले बोल रहे हैं, जो नाम है मुझे वो सुनने को मिल रहे हैं। एक कांस्टेंट प्रेशर मेरे सर पे था जो बिल्डअप हुए जा रहा था कि मैं गलत हूं, मैं समाज के हिसाब से सही नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ एबनॉर्मल इश्यूज हैं।
एंड वो इतना ज्यादा इंसेन हो गया था मेरे लिए दैट एक रात मैंने एक्चुअली अपने तकिए के नीचे मैंने नाइफ रख ली, because I wanted to end my life. It was too much for that child, for that little child to understand everything कि भाई इतना खराब हूं मैं, इतना गलत हूं मैं, अगर मेरी जरूरत किसी को नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे। नहीं है मुझे हक जीने का और मुझे जीना भी नहीं है अगर मुझे लोग ऐसे ट्रीट करेंगे तो। लेकिन जहां मैंने वो चाकू से अपने शायद हाथ काटने की कोशिश की, अपने आप को स्टैप करने की कोशिश की, वहीं पे एक दूसरा मुझे एस्पेक्ट जो दिखा वो सिर्फ एक ये था कि मुझे जिंदगी से बहुत प्यार है, मुझे जीना है मैं जैसा हूं। मैं लोगों की वजह से क्यों मर रहा हूं, मैं लोगों के लिए क्यों जी रहा हूं, अपने लिए क्यों नहीं जी सकता मैं। एक बार अपने लिए जी के तो देखूं, नहीं समझ में आएगा तब का तब देखेंगे, क्यों ना घर से भाग जाऊं अगर घर वाले मुझे पसंद नहीं करते। तो ये सब जो कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में बनी जा रही चीजें, आई रिमेंबर क्या हुआ, बहुत पिटा हुआ था। टीवी पे मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखा, उन दिनों एक डांस रियलिटी शो आता था कॉल्ड बूगी वूगी। तो और आई वॉज अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ दैट डांस रियलिटी शो। सो मैंने उसमें सिर्फ इतना देखा, और एक बच्चे का दिमाग आप सोचो कितना सोचेगा वो, उसने बस इतना देखा कि ऑडिशंस चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, नैनीताल में चल रहे हैं। ओ नैनीताल तो मैं गया हुआ हूँ फैमिली के साथ छुट्टियों पे, तो मैं जाता हूँ ऑडिशन दे के आता हूँ, वैसे भी घर में मुझे कोई प्यार तो करता है नहीं, मुझे लोग इतना मारते हैं गालियां बकते हैं, ऑडिशन दे के आऊंगा अपना और वहां पे बहुत बड़ा डांसर बन जाऊंगा और सेटल होके बॉम्बे चला जाऊंगा। इस परसेप्शन से मैं अपने घर से चुपचाप निकल गया। सिर्फ गिनती के 500 रुपए थे जो पापा के वॉलेट से लिए थे, और थोड़े बहुत पिगी बैंक में से निकाले थे जो मैं सेव करता था। लेकिन वो सब बस में चले गए, एंड किस तरह नैनीताल पहुंचा। और उस बीच में भी कुछ लोग ऐसे मिल गए जिन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी की मेरे साथ। जैसे जैसे मैं दिल्ली क्रॉस करता गया, ऐसे ऐसे आदमी बस में आते गए जो उनको लगा दैट आई एम एन अपॉर्चुनिटी फॉर दीज पीपल एंड दे वर ट्राइंग टू मिसबिहेव विद मी। एंड देन आई फिगर इट आउट कि एक शेल्टर क्या होता है। जब आप घर में होते हो तो आप कैसे प्रोटेक्शन एक लेयर में होते हो। फिर मुझे समझ में आया कि आप जब तक घर में हो तो आप कितने सुरक्षित हो। बहरहाल मैं किसी तरह नैनीताल पहुंचा। जैसे ही बस से उतरा फिर मैंने रियलाइज किया ऑडिशन कहां पर है, जाना कहां पे है, टाइमिंग्स क्या है, वेन्यू क्या है, कॉस्ट्यूम कैसे क्या, कुछ नहीं। नैनीताल दिल्ली वेदर, मैं गर्मियों के कपड़ों में था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जेब में मेरे एक पैसा नहीं था, जो पैसा था वो सब चला गया खाने पीने में, ट्रैवल में। क्या करूं अब मैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई वापस दिल्ली चलो, तो मैं उसी बस में वापस बैठ गया। लेकिन तब भी मैंने क्या नोटिस किया, कुछ आदमी लोग थे जो मुझे कॉन्स्टेंटली देखे जा रहे थे। मुझे उनके नजरिए पे थोड़ा सा डाउट हुआ। और मैं बहुत छोटा था, मैं मतलब मैंने 8th क्लास के एग्जाम ही दिए थे। मैं समझ पा रहा था कि वो क्या हरकत कर रहे हैं। सडनली एक बाजू में आके बैठ गया और उसने मेरे थाई पे ऐसे पैट करना शुरू कर दिया। और मैं बहुत डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था। तभी मैंने नोटिस किया कि एक बहुत ज्यादा ग्रुप एक रैंडम स्टेशन पे उतर रहे हैं। मुझे स्टेशन का नाम नहीं पता था, वो बस स्टॉप पे वो उतर गए, एंड दैट स्टॉप वाज रुद्रपुर। उससे पहले मैंने कभी उस जगह का नाम नहीं सुना था। और मैं उतर गया। रात का टाइम था जब मैं उतरा, बिकॉज दिल्ली से पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, और रात की बस में उसी बस में वापस बैठा, तो फिर रात में फिर रुद्रपुर में उतरा। कहीं जाने के लिए कुछ जगह नहीं। तो उस रात तो फिर मैंने पेड़ के नीचे गुजारी थी। और फिर जब सुबह हुआ तो फिर मैंने थोड़ा सा बैग करके भीख वीख मांग के चाय पी ली। अब जब मैं चाय पी रहा था तो चाय वाले के वहां पर भी मैंने देखा कि वो वही लोग थे जो मुझे बस में नोटिस कर रहे थे, और वो मुझे कॉन्स्टेंटली वहां पे देख रहे थे। मैंने उनसे भागना शुरू किया धीरे धीरे। वो तेज भागे तो मैं और तेज भागा। और सडनली मैं बस एक ग्लास का डोर नजर आया और उसमें एंटर कर गया। वहां पे ढेर सारे लोग बैठे हुए थे। और मैंने उनको जाते सिर्फ ये बोला कि मुझे जॉब चाहिए, मैं दिल्ली से आया हूँ। उनको मैंने झूठी कहानी बोली कुछ, और उन्होंने मुझे काम दिया। लेकिन वो समझ गए थे कि कोई घर से भागा हुआ बच्चा है। बट मैंने कहानी कुछ इस तरह बनाई कि मैं दिल्ली में बहुत बड़े घर में काम करता था, तो मेरी जो दादी थी वो मर गई वहां पे बूढ़ी, तो उनके बच्चों ने मुझे मारना शुरू किया। अब टू प्रूव दैट कि मुझे मारना शुरू किया, मैंने पापा के पिटाई के वो निशान दिखाए जो मेरी बॉडी पे थे, बहुत बड़े बड़े नील थे। उन्होंने देखा तो वो ये तो समझ गए थे कि ये बच्चा असॉल्ट तो पक्का हुआ है। उन्होंने मुझे काम पे रखा। मैं वहां पे झाड़ू लगाता था, मैं वहां पे बर्तन मांजता था, मैं वहां पे कमरों में पानी की बॉटल्स भर भर के रखता था।
मैं वहाँ पे किचन में रहता था। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद मैंने नोटिस किया कि जो वहाँ का एक शेफ था, ही वॉज ऑल्सो नॉट ट्रीटिंग मी नाइसली, थोड़ा मिसबिहेव करता था मेरे साथ वो। और मैंने वो वहाँ के ओनर को बताया, तो उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने मुझे रिजॉर्ट से निकाल के अपने घर में एज अ पर्सनल क्लीनर रख लिया। सो बहुत सारे मोमेंट हुए ऐसे जब मैं वहां पे काम करता। आई वॉज देयर फॉर होल लाइक 6 months। मुझे रियलाइज होता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन कोई लुक बैक नहीं था। वापस जा नहीं सकते थे, घर वालों में जाना नहीं था, प्यार नहीं था, एक्सेप्टेंस नहीं था, लव नहीं था। तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। सो वन डे जिनके मैं वहां पर काम कर रहा था, उन लोगों ने मुझे न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दिखाया जिसमें एक मिसिंग बॉय का आर्टिकल था। उसमें मेंशन था कि इस बच्चे की मम्मी की तबीयत बहुत खराब है एंड शी इज हॉस्पिटलाइज्ड, और मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। और बस मैं वहीं पे टूट गया और मैंने उन लोगों को सब कुछ सच बता दिया कि मुझे पापा बहुत मारते थे और मुझे डांस के लिए बहुत पिटाई हुई, मुझे डांस करने का बहुत शौक है, और ऐसे ऐसे। और मैंने उनको अपनी सारी रियल स्टोरी बताई। और 6 महीने बाद फिर उन्होंने मेरे फैमिली को कांटेक्ट किया, एंड देन मेरे घर वाले फिर वापस आए और फिर मुझे लेकर गए। एंड देन घर वापस जाने के बाद अब क्या होता है, जो पहले सारे वो एडजेक्टिव मुझे सुनने को मिलते थे, नचनिया, हिजड़ा, छक्का, गे एंड यू नेम इट, पट पैर, जिसका मतलब तो मुझे आज तक नहीं पता। अब एक नया एडजेक्टिव आ गया विच इज कॉल्ड भगौड़ा। एंड आई थिंक दैट वाज द टाइम जब मुझे लगा कि भाई कुछ करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम। अब तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे। अब तो एक ये नया वर्ड भी आ गया भगौड़ा, जिसको देखो ये बोलते अरे ये वो है, ये वो है, ये ऐसा है, वैसा है। एंड वहां से आई थिंक मेरा वो जो रेबल है वो बनना स्टार्ट हुआ कि मैं लोगों की क्यों सुन रहा हूं, मैं अपनी क्यों नहीं सुन रहा। मेरा खुद का अपना एक अस्तित्व है, मैं खुद अपनी एक आइडेंटिटी रखता हूं। मैं क्यों लोगों का पपेट बने जा रहा हूं। और जब मैं लोग बोल रहा हूं, आई एम इवन टेकिंग माई फैमिली इन दैट। वाई? बिकॉज हमें बचपन से सिखाया जाता है भगवान से डरो, खुदा से डरो, प्यार करो, आप आंसरेबल टू सिर्फ गॉड हो और किसी को नहीं हो। फिर मुझे लगा मैं क्यों सुन रहा हूं। मैं मम्मी से डरता हूं, मैं पापा से डरता हूं, मैं मोहल्लों वालों से डरता हूं, मैं अपने स्कूल के क्लासमेट से डरता हूं, मैं अपने उन टीचर से डरता हूं जो मुझे कॉन्स्टेंटली बोलते हैं अपने आप को बदलो, तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम सही नहीं बैठ रहे हो, तुम सही से नहीं हंस रहे हो, तुम सही से नहीं चल रहे हो, तुम डांस क्यों कर रहे हो, तुम लड़कियों वाले डांस क्यों कर रहे हो। मुझे मैं सबसे डर रहा हूं लेकिन भगवान से नहीं डर रहा हूं। और जबकि मुझे मेरी कम्युनिटी, मेरी फैमिली, मेरा रिलीजन सिखा रहा है कि सिर्फ भगवान से डरो। आई थिंक मुझे तब रियलाइज हुआ, आई एम ओनली गोइंग टू आंसर माई गॉड विच इज माई गॉड, एंड आई एम नॉट गोइंग टू आंसर एनीबडी फॉर हु आई एम। मैं माफी नहीं मांगूंगा मैं जैसा हूं। एक चीज मैंने अपने बचपन से लेके जो अब तक सीखी है वो सिर्फ ये है कि अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप किसी और से वो एक्सेप्टेंस नहीं मांग सकते। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो वो रिस्पेक्ट आप किसी और से कभी नहीं मांग सकते। यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। आप मोटे हो, काले हो, पतले हो, जैसे भी हो, अपने आप से प्यार करना सीखो। आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो। हम बहुत हिपोक्रेट लोग हैं यार। हम क्या बोलते हैं कि भगवान कुछ काम गलत नहीं करता। तो भगवान ने आपको गलत कैसे बना दिया? आप गलत नहीं हो। समाज आपको इस तरह बनाता है कि अपने आप को गलत समझो। आप अपने आप को प्यार करना सीखो, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो। और वो चीज आप लोगों से एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज जो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो आपको क्या एक्सेप्ट करेंगे। बचपन से आई रिमेंबर a lot of kids, they all used to follow ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहिद कपूर, माइकल जैक्सन। बट जो मेरा रुझाव था ना, वो थी मीना कुमारी आपा, माधुरी दीक्षित, मधुबाला, वैजंती माला जी और वहीदा रहमान। और मुझे इन लोगों को देख के बहुत मजा आता था। ये लोग जिस तरह अदाएं दिखाते थे अपने, जिस तरह ये लोग एक्सप्रेशंस करते थे, मतलब मैं इनके जैसा बनना चाहता था, इनके जैसे करना चाहता था। और मुझे इसमें कभी गलती नजर नहीं आई कि मैं एक लड़का हूं और मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं। क्यों बहुत लोगों को लगेगा अरे लड़का है तो ऐसे क्यों कर रहा है। नहीं, मुझे लगा ये बहुत पावरफुल थिंग है। अगर मैं एक लड़का होके इनके जैसा अगर 1% भी कर सकता हूं तो आई थिंक ये मेरी पावर है। आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ माइंड।
और मैं आई स्टिल रिमेंबर, मैं यूट्यूब पे वीडियोस पॉज कर करके, स्लो मोशन में कर करके, उनके हैंड के जेस्चर्स, उनकी आईज के एक्सप्रेशन, जिस तरह वो अपने बॉडी को मूव करते थे, वो हर एक चीज नोटिस करता था, वो म्यूजिकलिटीज। एंड दैट्स हाउ आई हैव लर्न माई सेल्फ। आज तक मुझे याद है, जब मैं अपने साइंस की ट्यूशन जाता था, तो वहां पे कथक क्लास होती थी रास्ते में, और मैं जब अंदर गया तो उन्होंने कहा कि 500 रुपये महीना है, और मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो मैं खिड़की के बाहर खड़े हो के, देख देख के, सुन सुन के सीखता था, और ऐसे में प्रैक्टिस करता था लखनऊ घराना कथक। क्यों लखनऊ घराना कथक? क्योंकि माधुरी दीक्षित इस घराने से आती हैं। इतना रुझाव था मेरा। और जब मेरे उन गुरुजी को पता चला कि ये बच्चा ऐसे ऐसे करता है, तो उन्होंने मुझे फ्री में सिखाना शुरू किया। बट एक टाइम ऐसा आया जब मैंने अपने साइंस ट्यूशंस बंक करके मैंने कथक प्रोफेशनली और सीखा। बहरहाल ये बचपन में सब चलता रहा। मैंने बहुत ऐसे बॉलीवुड इंस्पिरेशंस ले लेके ये डांस सीखा, ये सीखा। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब घर वालों को पता चल गया कि ये डांस सीख रहा है, ट्यूशंस बंक कर रहा है। फिर बहुत पिटाई हुई, फिर बहुत क्रिटिसिज्म सुनने को मिला, फिर वही सब सुनने को मिला कि पैदा होते ही मार क्यों नहीं दिया हमने इसको, और ये तो यही करना था, तो हमारा ये टाइम क्यों वेस्ट किया, हमारे पैसे क्यों वेस्ट किए, क्यों हमें बदनाम कर रहे हो। वो सब बातें, एक लड़के हो, लड़कों की तरह रहो, मर्द बनो। मतलब अगर आप लड़के हो और आप हमारे समाज में स्कर्ट पहन के नाचोगे, या फिर किसी माधुरी दीक्षित गानों पे नाचोगे, तो बात आपके टैलेंट की नहीं होगी, बात आपके स्किल्स की नहीं होगी, बात आपकी मर्दानगी की होगी। लोग आपको ये नहीं बोलेंगे कि ये बंदा बहुत टैलेंटेड है, ये बच्चा आगे तक जाएगा। बोलेंगे ये बच्चा नाक कटवाएगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, मैंने वो सब किया जो मेरा दिल मुझे कहता था। मैंने डिसाइड किया मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूं, जो मेरा दिल मुझे करने के लिए कहता है। मैंने अपना डांस कंटिन्यू किया, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा था, मुझे अपने आर्ट फॉर्म पे भरोसा था, मुझे अपने स्किल्स पे भरोसा था। मुझे कभी एक पल के लिए ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं और मुझे वो बंद कर देना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। एंड आई स्टार्टेड डूइंग माई डांसिंग प्रोफेशनली विद होल हार्ट। लेकिन इतना डैमेज हो चुका था मेरी जिंदगी में, मुझे लगता था कि मैं बहुत छोटा हूं बाकी लोगों से। मैं अपने आप को मैं बहुत गिराकर देखता था। मेरा साइकोलॉजिकली इतना अफेक्ट हो चुका था मैं, कि आप सोचिए, एक बच्चा जिसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, एक बच्चा जिसे घर वाले उसे कॉन्स्टेंटली बोले जा रहे हैं कि तुम एबनॉर्मल हो, एक बच्चा जिसको बाहर वाले भी बोल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है वो किसी को बोल सके, किसी को शेयर कर सके, कोई शोल्डर नहीं है टू क्राई ऑफ। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ। अगर मैं अभी सोचता हूं और देखता हूं उस ईशान को, तो लगता है कि कितना पागल था वो, जो शीशे में अपने आप से बातें करता था। मैं अपने आप को बताता था कि आज ये हुआ और मुझे अच्छा नहीं लगा, आज ये हुआ और मैं वहां से भाग गया, मुझे ये सुनने को मिला और मैं बहुत चुपचाप डर के सहम गया, और पापा ने आज फिर मारा। मैं खुद से बातें करता था। वो टाइम ऐसा था कि मैं इतना इंफीरियर फील करता था कि मुझे लगता था कि मैं एक्चुअली कुछ अलग हूं इस दुनिया में। जैसे होते ना, लाइक जो हम लोग सब बोलते हैं, बातें करते हैं, मैं ऐसा अपने आप को समझता कि मैं कुछ बहुत ही खराब हूं, मैं डिफेक्टिव पीस हूं भगवान का कुछ। मुझे ऐसा लगता था। आप सोचो मेरा साइकोलॉजिकली इशू उस टाइम पे क्या चल रहा था। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट थिंग, मुझे सिर्फ जब भी डांस की बात आती थी, मैं सब कुछ भूल जाता था। मैं जब डांस करता हूं ना, अभी भी राइट नाउ, लोगों के लिए मेडिटेशन होता है, कई लोगों के लिए उनका स्पिरिचुअलिटी होती है, मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं। मेरे लिए मेरा डांस रहा है शुरू से। पापा ने मारा, डांस करना है। बहुत मारा, डांस करना है। डांस नहीं हो पा रहा है, तब तक डांस करके देखता था जब तक फिर से डांस ना कर जाऊं। डांस हो पा रहा है, मेरे लिए वो स्पिरिचुअलिटी है। आई कनेक्ट विद गॉड। मैं डांस से बहुत स्पिरिचुअली कनेक्ट करता हूं। जैसे आप लोग अपने भगवान से कनेक्ट करते होंगे, वैसे मैं अपने डांस से कनेक्ट करता हूं। मुझे बहुत ज्यादा पीस मिलता है डांस करने से। तो मुझे लगा, और लगा क्या, बहुत फैक्ट है ये, जो चीज मुझे पीस दे रही है, जो मुझे शांति दे रही है मेरे दिमाग को, वो चीज गलत कैसे हो सकती है? जो चीज एक कला है, अपने आप में चली आ रही है बरसों से, वो गलत कैसे हो सकती है? जस्ट बिकॉज वो एक माशरे में नहीं हो रही, वो एक कम्युनिटी में नहीं हो रही, या वो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही, तो वो गलत हो गई। नाउ, जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं इंडिया का पहला मेल बेली डांसर हूं। बेली डांसिंग कैसे मेरी लाइफ में आई?
जब इतना कुछ मेरी लाइफ में चल रहा था तो फिर मैंने एडजस्टमेंट्स कर लिए थे, चलो आई विल बिकम अ फैशन डिजाइनर, तो मैंने डांस छोड़ ही दिया बिल्कुल बीच में। लेकिन जो डांस का कीड़ा था वो मेरे अंदर हमेशा से था। बेली डांसिंग एक ऐसी चीज थी जो मुझे बचपन से बहुत फैसिनेट करती थी, राइट अलोंग विद द कथक। बिकॉज बेली डांसिंग एक बहुत ही सेंशुअस और फेमिनिन डांस फॉर्म है। इट इज, एंड आई वॉज अ वेरी इफेमिनेट, आई एम अ वेरी इफेमिनेट चाइल्ड। और मुझे ये चीज कभी कमजोरी नहीं लगी कि अगर मेरे अंदर थोड़ी लड़कियों के मैनरिज्म्स हैं तो ये कोई कमजोरी है या कोई डिफेक्ट है। मुझे ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता था, लगता है और हमेशा लगता रहेगा। तो बेली डांसिंग तो बहुत बड़ा टूल था उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को एनहांस करने के लिए, और मुझे ये करना था। और मैंने इसको दिलो जान से फिर सीखना शुरू कर दिया, लेकिन बिना कॉन्सिक्वेंसेस सोचे। मुझे फेमस नहीं होना था, मुझे लोगों को इंप्रेस नहीं करना था, मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ डांस करना था। मैं अपनी जॉब कर रहा था एज अ फैशन डिजाइनर, और मैंने बेल डांसिंग सीखना शुरू कर दिया। लेकिन बेल डांसिंग सीखते सीखते जो पावर मुझे मिली अपने आप को एक्सेप्ट करने की, जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला अपने आप को एक्सेप्ट करने का, सोसाइटी में खड़े होने का, लोगों को फेस करने का, वो मुझे आज से पहले कभी नहीं मिला था। क्योंकि जो बेसिक नीड है बेल डांसिंग की वो ये है कि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो आप बेली डांस नहीं कर सकते। मैं अपने आप को प्यार तो क्या, मैं अपने आप को शायद समझना भी नहीं चाहता था, क्योंकि बचपन से ही सुनता आ रहा हूं कि मैं गलत हूं। तो मैं शायद, मैंने कहीं मान लिया था कि मैं गलत हूं, यार मैं हूं गलत। तो मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया, मैंने डांस फिर से करना शुरू किया, और उसके बाद इट वॉज नेवर लुकिंग बैक। Now I'm a professional male belly dancer, and in India, I'm known as India's first male belly dancer. If this can happen, anything can happen. The journey wasn't easy. जब मैंने बेल डांसिंग स्टार्ट किया था, मम्मी ने बोला कि देख ऐसे करियो कि पापा को पता ना चले। लेकिन पहला आर्टिकल न्यूज़पेपर में आ गया, फ्रेंड्स ने बोला अबे क्या कर रहा है, पागल है, लड़का है, लड़कों वाले काम कर, मर्द बन, क्या कर रहा है। अरे लेकिन क्या होता है मर्दों वाले काम? गालियां बकना, रफ रगडनेस दिखाना, अपना मिसोजिनिस्टिक और मेल शोविनिज्म दिखाना। बस मैंने सिर्फ एक चीज अलग करी है, और जो कर रहा हूं और करता रहूंगा, दैट आई एम नॉट वेयरिंग अ फसाड ऑन माई फेस। आई एम जस्ट बीइंग द वे आई एम। जो मैं घर में हूं, मैं वो बाहर हूं, वही दोस्तों के साथ हूं, वही आप लोगों के सामने हूं। मुझे नहीं समझ में आता मैं अलग अलग रोल्स ऐसे कैसे निभाऊं। जो मेरे दिल ने कहा हे ईशान जो तू है तो वो बन के रहे, मुझे डांस करना है, मैं डांस करूंगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी या कोई और भी आप परफॉर्मर का नाम लो, वो लोग नाचते हैं स्टेजेस पे, तो आप उन लोगों से तो नहीं पूछते हो कि आप स्ट्रेट हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो, आपका सेक्सुअलिटी क्या है। जब मैं परफॉर्म करता हूं तो ये क्वेश्चन मेरे लिए क्यों? Why is it so different? Why am accountable to everyone that what am I doing in my private personal life? मैं क्यों बताऊं आप लोगों को कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या हूं? मैं एक डांसर हूं, मैं एक कलाकार हूं। आप मेरी डांसिंग स्किल्स पे मुझे क्रिटिसाइज करो, आप मुझे ये बोलो कि बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत गंदा डांस करता है, आई विल होल हार्टेडली एक्सेप्ट दैट। बट देन व्हाट एम आई डूइंग इन माई बेडरूम, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स माई प्राइवेट लाइफ। आज वो बच्चा जो अपने घर में नहीं नाच पाता था डर के मारे, वो पार्क में जाके नाचता था ताकि वो खुल के नाच सके, आज वही बच्चा आप सबके सामने जोश टॉक्स में खड़ा है। आज उसी बच्चे ने बीबीसी वर्ल्ड वाइड इंटरव्यू दिए हुए हैं। आज वही बच्चा 3-4 बार से भी ज्यादा टीवी पे डांस रियलिटी शोज में आ चुका है। उसी बच्चे ने बॉलीवुड एक्टर्स के साथ अपने पॉडकास्ट किए हैं, इंटरव्यूज दिए हैं। आज उसी बच्चे को लोग गूगल करके देखते हैं कि कौन है ये बेली डांसर, और मेरी वीडियोस अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं कि हमें मम्मी ये करना है, पापा हम ये हैं, हम ये बनना चाहते हैं। और यही एक टाइम था जब मैं ऐसे कुछ लोगों की वीडियोस अपनी मम्मी को दिखाता था कि मम्मा मुझे ये करना है, एंड वो नहीं समझ पाते थे। अगर मैं आपके सामने ये सब अचीवमेंट्स लेकर यहां पे खड़ा हो सकता हूं, ट्रस्ट मी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऑल यू नीड इज लिटिल बिलीव इन योर सेल्फ, करेज एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं। हम बहुत लैक करते हैं इस चीज को।
हम अपने आप को नहीं समझ पाते हम क्या हैं। मैं कुछ अलग नहीं हूं आप लोगों से, मेरी भी वही एक नाक, दो कान, दो आंखें हैं। सिर्फ क्या अलग सा फर्क है कि मैं समाज की बातों को छोड़कर अपने दिल की सुन रहा हूं, और जो मुझे करना है वो बिना झिझक के, बिना किसी डर के कर रहा हूं। बहुत ही ब्यूटीफुल था। एक आई वॉज परफॉर्मिंग इन बैंगलोर, और मैं वहां पे कॉर्टिजान कल्चर परफॉर्म कर रहा था, एंड ही वॉज सम अराउंड 70 years मे बी अराउंड ओल्ड। दैट मैन केम टू मी एंड देन ही वाज लाइक, जब आपने ये डांस करना शुरू किया तो मुझे लगा कि आप सारा ये उमराव जान कल्चर और ये सब आप बर्बाद करने वाले हो। लेकिन राइट आफ्टर 5 minutes सीइंग यू परफॉर्म, मैं भूल गया कि आपके चेहरे पे दाढ़ी है, मैं भूल गया कि कोई एक लड़का उमराव जान के गानों पे डांस कर रहा है, मैं भूल गया कि मेरे सामने में कोई मेल बेली डांसर देख रहा हूं। ऑल आई कुड सी इज जस्ट वन थिंग, एक कलाकार को मैं देख रहा हूं, और मेरे लिए ये अचीवमेंट सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।